सेम चैप्टर वाल्टर रूडन से पढ़ने के बाद अब हम आरजी बार्टल की बुक से इसका मुतालिया करें। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दें। वाल्टर रूडन की बुक एक क्लासिकल बुक है, कदरे पुरानी बुक है, वो अपने स्टाइल में उसे ले गए। आरजी बार्टल की बुक उसके बाद लिखी गई बुक है, इसलिए इसमें इस एडिशन में कुछ मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ मेथडोलॉजीज को यूज किया गया। ठीक है, ये एक फर्क है कि इसमें एक मॉडर्न टच मिल जाएगा और वो एक क्लासिकल बुक है। तो इन दो के कम्बिनेशन से आप बड़ा अच्छा इस कोर्स को आप कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वाल्टर रूडन ने हमें रियल नंबर सिस्टम के बारे में 3 बातें बताई, ऐसे ही आरजी बार्टल भी अपना सारा स्ट्रेस दे रहा है। द रियल नंबर सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। 3 बातें, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के फजाइल में ये 3 बातें बहुत अहम हैं। वो फील्ड है, वो ऑर्डर्ड है, वो कंप्लीट है। एंड वी विल डिस्कस दीज 3 पॉइंट्स इन डिटेल। हम 3 बातों को बड़ी डिटेल से देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आ जाते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज पे, जो बेसिकली अलजब्राइक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब अलजबरा आपको याद है, अलजबरा में क्या है? अलजबरा में ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, अलजबरा में रिंग का कॉन्सेप्ट है, अलजबरा में फील्ड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इससे आगे इनमें सबसे रिच स्ट्रक्चर जो है वो फील्ड का है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलजब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। और जब अलजब्राइक प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करने जा रहे हैं। ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इनके हिसाब से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर विद 2 बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, and these properties and these operations satisfy the following properties. Number 1, Closure law holds a plus b is same as b plus a. You are comfortable with this property कि भाई a और b को आप बदल सकते हैं एक दूसरे से। अच्छा, associative law holds with respect to addition. ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में और कम्यूटेटिव लॉ में क्या फर्क होता है? कम्यूटेटिव लॉ में आप इनकी जगह बदलते हैं, जबकि एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ इनकी एसोसिएशन बदलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी से पहले मिल रहा है, फिर सी से मिलेगा, और राइट हैंड साइड पे पहले बी और सी मिलेंगे, फिर उनमें ए मिलेगा। अच्छा, इसी तरह एक एलिमेंट ऐसा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में जो किसी भी दूसरे रियल नंबर में जब ऐड किया जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। और क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लिहाजा लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी आर सेम। अच्छा, इसी तरह हमारे पास हर रियल नंबर के लिए एक नंबर ऐसा मौजूद है नेगेटिव ए, जिसे अगर उसमें ऐड किया जाए तो वो विल गेट एडिटिव आइडेंटिटी 0। ठीक है, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अच्छा, यही 4 प्रॉपर्टीज फिर आपको मिल जाएंगी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। ठीक है, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आरजी बार्टल पढ़ते हुए और वाल्टर रूडन की बुक पढ़ते हुए आपको यहाँ एक क्लोजर लॉ भी मिला था। ठीक है, जबकि कुछ ऑथर उसे अलग प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करते। मिसाल के तौर पे कुछ ऑथर ये कहते हैं कि एडिशन अगर बाइनरी ऑपरेशन है आर पे, तो उसका मतलब ही ये है कि एडिशन एक फंक्शन है आर क्रॉस आर से आर पे, यानी एडिशन के लिए आपको 2 रियल नंबर चाहिए होते हैं, ऑर्डर पेयर चाहिए होता है, और ये 2 ऑर्डर पेयर पे इस तरह अप्लाई होता है ये फंक्शन कि वो प्लस हो जाते हैं a प्लस b, और उसकी जो रेंज है वो दोबारा रियल नंबर आती है, यानी प्लस होके वो एक रियल नंबर ही देते हैं। तो बाज़ आखिर इसको डिफाइन ही बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। इसका मतलब ये है कि जब आप 2 रियल नंबर प्लस कर रहे हैं तो आपके पास रियल नंबर ही आएगा। यही क्लोजर लॉ है, लिहाजा आप अलग से उनको क्लोजर लॉ बयान करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है, यही वजह है कि मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर लॉ भी अलग से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। वही 4 प्रॉपर्टीज अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आ जाए। क्लोजर लॉ होल्ड्स इन आर, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन आर, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन आर। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी। ठीक है,
अगर किसी सेट में अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाए उसे हम फील्ड कहते हैं, ठीक है। यानी अगर आप बेसिक से बात करें तो क्लोजर लॉ की वजह से वो ग्रुपाइड बन चुका है, एसोसिएटिव लॉ ने उसे सेमी ग्रुप बनाया, आइडेंटिटी एलिमेंट ने मोनाइड बनाया, इनवर्स की एग्जिस्टेंस ने उसे ग्रुप बनाया, और कम्यूटेटिव लॉ ने उसे अंडर एडिशन ग्रुप बनाया। और जब वो अंडर एडिशन ग्रुप बन गया तो फिर नॉन जीरो एलिमेंट को लेके चले और अंडर मल्टीप्लिकेशन उसने ग्रुप बनाया, ठीक है। आपको याद होगा कि जब अंडर एडिशन वो ग्रुप बना तो उसका मतलब है कि जीरो उसकी मजबूरी है कि जीरो उसमें रखना है। अब जीरो के होते हुए अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप नहीं बन सकता था क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा, लिहाजा जीरो को उसमें से निकाला और फिर उस पर कंडीशन लगाई कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अबिलियन ग्रुप बनाने के लिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को शामिल किया, तो जब ये तीन चीजें मिली तो एक रिच स्ट्रक्चर बन गया जिसे हमने फील्ड का नाम दिया, ठीक है। अब जब हमने इसे फील्ड कह दिया है तो कोई इंसान आके इसको कहे कि आप इसको रिंग बनाएं तो साफ जाहिर है रिंग में क्या होता है। रिंग में अंडर एडिशन तो 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन जस्ट 2 होती हैं। क्लोजर लॉ होल्ड कर जाए और उसके बाद ए बी इज इक्वल टू क्लोजर लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, रिंग वो बन गया। आगे अगर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए अंडर मल्टीप्लिकेशन 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हम छोड़ देते हैं, उसके बगैर रिंग बन जाती है। तो साफ जाहिर है जो फील्ड है वो रिंग भी है। अब अगर इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हो अंडर मल्टीप्लिकेशन रिंग के अंदर तो और अच्छी बात है, वो रिंग विद यूनिटी कहलाती है। अच्छा, अगर कम्यूटेटिव लॉ भी आ जाए तो और अच्छी बात है, वो कम्यूटेटिव रिंग कहलाती है, ठीक है। और अगर इन्वर्सेस भी आ जाए तो वो फील्ड बन जाता है। और अगर कुछ एलिमेंट के इन्वर्सेस हों तो उन एलिमेंट को यूनिट एलिमेंट कहते हैं, बाकियों के इन्वर्स नहीं होते। और एक जीरो डिवाइजर के कॉन्सेप्ट और ये सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन जब फील्ड बन गया तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो हम बहुत सारी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज को स्किप कर जाते हैं, जस्ट फील्ड प्रॉपर्टीज को बयान करते हैं, ठीक है। लो अब आप यहाँ पहुंचे कि भाई आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज ए फील्ड, ठीक होगी बात। अच्छा, अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो बड़े जबरदस्त हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज की वजह से हम इन्हें समझ सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट थ्योरम, if z and a are elements in R with z plus a equal to a, then this is something like cancellation law, then you get z is equal to 0. But what does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट z मिल जाता है जो a में ऐड करते हैं तो a में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि z तो फिर एडिटिव आइडेंटिटी हुआ, and additive identity is unique, so z will become equal to 0. B पे आ जाए, if u is a number and b is a non-zero number, ये एलिमेंट है R के अंदर, with u multiply b is again b, इसका मतलब है कि u वो रोल प्ले कर रहा है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ने करना था, कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर जाएगा, b नॉन जीरो है, u is 1, इसका मतलब है कि ये दिस इज एक्चुअली द प्रूफ दैट द आइडेंटिटी इज यूनिक, चाहे वो एडिटिव आइडेंटिटी हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव हो। नेक्स्ट वन, ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है, हम बहुत यूज करते हैं, इसका प्रूफ यहाँ मेंशन है कि कोई भी रियल नंबर हो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा, यानी जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी बट व्हेन इट मल्टीप्लाइड बाय a गिव्स जीरो, a into 0 is 0, ठीक है। तो ये अब आप ये रिजल्ट्स याद रखते हैं, यानी वो 11 प्रॉपर्टीज अपनी फील्ड की हमारे पास हैं और 3 चीजें और प्रूव कर ली, ऑलमोस्ट 14 रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ने लगे हम, ठीक है। इसे आप जेन में रखते चले जाएं, इसे आप नोट करते चले जाएं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, इस थ्योरम में हम 2 बातें करने जा रहे हैं। नंबर 1 कि अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट हो तो उसका रेसिप्रोकल यूनिक होगा। नंबर 2, अगर a डॉट b जीरो हो, यानी अगर a और b का प्रोडक्ट जीरो हो तो या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा, ठीक है। दिस इज आल्सो ए कंसीक्वेंस ऑफ फील्ड प्रॉपर्टीज। कुछ दीगर प्रॉपर्टीज भी हैं जो फील्ड की वजह से हैं और उन्हें आरजी बार्टल ने अपनी एक्सरसाइजेज में मेंशन किया है। आप एक्सरसाइजेज को भी रिजल्ट्स कलेक्ट करने के लिए ज़रूर रीड करें और वहाँ से आप स्टेटमेंट्स को एज ए रिजल्ट्स ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है वो इनफैक्ट एक किस्म का एडिशन ही है, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b फॉर ऑल a फॉर एवरी a b in R. Similarly, the division is defined for any a b in R with b is non-zero.
A divided by B is equal to A multiplied by the reciprocal or multiplicative inverse of B. ठीक? And of all other properties and the notations of exponents like a square mean a into a cube mean a square into a. Similarly, an plus 1 is an multiplied by a, and we know that and a result that a raised to power 0 is equal to 1, and we write a inverse for 1 over a, and like these other techniques of algebra. ओके नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कशन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स की. ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर तक आप पहुंच गए हैं. वी रिगार्ड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एज ए सबसेट ऑफ आर बाय आइडेंटिफाइंग द नेचुरल नंबर n. कोई भी नेचुरल नंबर n है उसे आप 1 का n फोल्ड कह सकते हैं, n फोल्ड सम. कि आप 1 एक रियल नंबर ले रहे हैं, ये एक यूनिट रियल नंबर है, और इसके n फोल्ड से सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बन रहे हैं. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इसे एज इट इज लिया जाए 1 फोल्ड तो 1 है, अगर इसके 2 फोल्ड लिए जाएं तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अगर 3 फोल्ड लिया जाए तो उसका सम 3 हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन. तो इस तरह करके नेचुरल नंबर जो हैं वो ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, इसके सक्सेसिव एडिशन से आपको मिल जाते हैं. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो है ये आपका इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट है आर का. इसी तरह आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी है आर के अंदर, जिसे आप जीरो एलिमेंट भी कहते हैं. ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर आपके पास -1 अगर 1 है तो आपके पास -1 भी है, उसका एडिटिव इनवर्स. अब -1 के अगर n फोल्ड लिए जाएं, जैसे -1 -1 फिर -1 -1 तो इस तरह करके नेगेटिव इंटीजर बन जाते हैं. -1 हो गया, -2 -3 एंड अप टू सो ऑन. जी इस तरह सेट ऑफ इंटीजर भी प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का. ठीक है, फिर बाज़ नंबर ऐसे हैं जो इंटीजर नहीं है लेकिन 2 इंटीजर की रेशो में उन्हें लिखा जा सकता है, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, pq are integers and q is non-zero. ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की कि हर वो नंबर जिसे 2 इंटीजर की रेशो में लिखा जा सके वो आपका रैशनल कहलाएगा. और अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसे आप कोई रियल नंबर ऐसा जिसे आप 2 रैशनल नंबर्स की रेशो में ना लिख सके उसे आप इरेशनल कहते हैं. और इरेशनल की इन्वेंशन कहाँ से हुई? जब पाइथागोरस थ्योरम आया और एक यूनिट स्केयर लिया गया. साल के तौर पे ये एक यूनिट स्केयर है, इसकी लेंथ विड्थ 1 है. अब इसका डायगोनल फाइंड करना था, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए यूनिट स्केयर. नाउ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल विद बेस 1 एंड परपेंडिकुलर 1. तो इसके जो डायगोनल है ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. By Pythagoras theorem, this is a number whose square is equal to base square plus perpendicular square. This is equal to 2. So length of the unit, length of the diagonal of a unit square is the number x whose square is 2. अब ऐसा कोई नंबर, अब ये लेंथ देखें, अब लेंथ तो डेफिनेट है, तो लेंथ तो आपके पास एग्जैक्ट है. ठीक है, सो दिस लेंथ इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर. आप इस नंबर को जो इसकी लेंथ है उसे आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. कोई ऐसे नंबर नहीं है 2 इंटीजर जिनको लेके आप p by q की फॉर्म बनाएं और फिर उसका स्केयर लें तो वो 2 बन जाए. सो दिस इज द इन्वेंशन ऑफ इरेशनल नंबर. यहाँ से हमें पता चला कि देयर आर सम अदर नंबर्स व्हिच आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q. सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. ठीक है, ऐसे नंबर्स को इरेशनल कहा गया. और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसके बाद इन दोनों का यूनियन है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का. ओके, इसी रिजल्ट को यूं बयान किया जाता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर आर whose square is equal to 2, such that r square is equal to 2. ठीक है, द प्रूफ इज वेरी सिंपल. आप कंट्राडिक्शन मेथड से इसे प्रूव कर सकते हैं. और ना सिर्फ 2 के लिए बल्कि आप जानते हैं कि आप कोई भी ऐसा नंबर ले लें जैसे 2 के बाद 3 आ रहा है जो परफेक्ट स्केयर ना हो. 4 आ रहा है लेकिन 4 क्योंकि 2 का स्केयर है ये ना लें. 5 का स्केयर रूट भी
रैशनल नहीं है। आप 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ना लें क्योंकि वो 3 का स्केयर है, 10 एंड अप टू सो ऑन। अब इन जनरल ऐसा कहते हैं कि स्केयर रूट ऑफ n इज irrational if n is not a perfect square। अगर n perfect square नहीं है तो square root of n is always irrational। खा वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, अगर वो perfect square नहीं है, चाहे उसके अंदर परफेक्ट स्केयर मौजूद हो, जैसे मिसाल के तौर पे 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, ये बन जाता है 3 इंटू 2 स्केयर। ठीक है, इसका एक फैक्टर ऐसा है जो परफेक्ट स्केयर है, लेकिन बजाते खुद 12 परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो नंबर बनेगा इसके स्केयर रूट से, ये इररेशनल नंबर बनेगा। इस सेक्शन का दूसरा टॉपिक है ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर की ऑर्डर प्रॉपर्टीज। The order properties of R refer to the notions of positivity and inequalities between real numbers। ठीक है, आप जानते हैं रियल नंबर्स के बेसिकली 3 हिस्से, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एक जीरो है, एक पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव रियल नंबर, और एक नेगेटिव साइड है। मैं ऐसे माइनस पी के साथ डिनोट कर देता हूँ, नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं या नॉन नेगेटिव रियल नंबर है जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस ऑर्डर के जो रियल नंबर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसे हम यूं बयान कर सकते हैं, देयर इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट पी ऑफ आर कॉल्ड सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। अब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है? क्लोजर लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ ए बी बिलोंग्स टू पी, ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू पी। अब ए बी बिलोंग्स टू पी का मतलब है कि ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। अगर दो नंबर पॉजिटिव हो उनका सम भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ए प्लस बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसी तरह इफ ए बिलोंग्स टू पी, बी बिलोंग्स टू पी, then their product is also positive। And number 3, if a is any real number, exactly one of the following hold, या तो वो पॉजिटिव होगा a ग्रेटर देन 0, या वो 0 होगा, या फिर माइनस a ग्रेटर देन 0 होगा, यानी अगर मीनिंग दैट a लेस देन 0 होगा। ठीक है, यूं बयान किया जाए, यानी या तो p के अंदर a खुद जाते खुद मौजूद है, या वो 0 है, या वो नेगेटिव p के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि p इंटरसेक्शन नेगेटिव p इज एम्प्टी। यहाँ पे p और नेगेटिव p का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये आपके पास एम्प्टी आएगा। देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन इन द सेट्स ऑफ पॉजिटिव एंड सेट ऑफ नेगेटिव। ओके, इस तरह फर्स्ट 2 कंडीशंस के अंदर आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं ऑर्डर के लिहाज से। और थर्ड कंडीशन इज सिमिलर टू ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी रियल नंबर है तो 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो पॉजिटिव होगा, या वो 0 होगा, या वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा आगे कुछ नोटेशन है कि a बिलोंग्स टू p का क्या मतलब है कि a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। a बिलोंग्स टू p यूनियन 0 लिखा जाए, इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक, अच्छा इसी तरह अगर माइनस a बिलोंग्स टू p है, इसका मतलब है कि a नेगेटिव है। ठीक है, तो a लेस देन 0 हो जाएगा। और अगर माइनस a बिलोंग्स टू p यूनियन 0 लिखा हो तो फिर a लेस इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन, लेट a be the elements of R if a minus b belongs to p। अगर a माइनस बी p सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, p पॉजिटिव नंबर। और a माइनस बी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन b, या आप कह सकते हैं b लेस देन। जबकि अगर a माइनस बी p यूनियन 0 में पड़ा है, यानी इसका मतलब है कि वो या तो 0 है या पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, देन दिस इंप्लाइज a ग्रेटर। अदर प्रॉपर्टीज हैं, उनकी मदद से आप जो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के जो रूल्स हैं वो किस तरह डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस थ्योरम को देखें, a b and c be the 3 elements of R। a part, if a is greater than b and b is greater than c, then a is also greater than c। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, a बड़ा b से, b बड़ा c से, then obviously a greater than c हो जाएगा। अच्छा b part, if a is greater than b, अगर a बड़ा है b से, ठीक है,
तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन इज कंपैटिबल विद द ऑर्डर। एडिंग सी ऑन बोथ साइड वी गेट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज पॉजिटिव then inequality sign will remain same. If this is greater then also C is also greater than CB. But if A is greater than B and C is negative, then the order will be reversed. Then C is less than CB. ठीक, तो ये inequalities के रूल है जो हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज और फील्ड प्रॉपर्टीज की मदद से कर रहे हैं. नेक्स्ट थ्योरम इज इफ A is a real number and A is non-zero. non-zero का क्या मतलब है, या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा या वो लेस देन जीरो होगा. बोथ दीज केसेस स्क्वायर ऑफ ए यानी ए मल्टीप्लाई ए इज ऑलवेज पॉजिटिव. या ये नेगेटिव होगा तब भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो फिर साफ ज़ाहिर है ए इंटू ए विल बी. एज अ स्पेशल केस, एज वी नो दैट वन इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, सो वन स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो. इनफैक्ट हम ये कह रहे हैं कि वन इज पॉजिटिव. इसका फायदा क्या होगा, इसका एक फायदा तो ये होगा कि हर नेचुरल नंबर क्या है वो n फोल्ड है वन का, यानी वन में वन प्लस करके बनाया गया है. ठीक है, अगर वन ही पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हर नेचुरल नंबर पॉजिटिव होगा क्योंकि वो वंस को प्लस करके बनाया गया. ठीक, तो ये तीन रिजल्ट हमारे पास ये हो गए. हम जिक्र कर सकते हैं कि देयर इज नो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर. कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता. यानी ये नहीं कह रहा है कि कोई स्मॉलेस्ट रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इवन कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता. यानी देयर इज नो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर p सच दैट p इज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, कैसे? फर्स्ट करें, आप कहते हैं कि भाई a इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, फिर क्या होगा उससे? अगर a/2 ले लिया जाए तो वो उससे भी छोटा है और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन दैट ए इज स्मॉलेस्ट. इसी तरह से आप किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर प्रूव नहीं कर सकते. ठीक है, यूजिंग दिस कंट्राडिक्शन मेथड. अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम. नेक्स्ट इज अगेन है थ्योरम, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है मैथमेटिक्स में. आगे चल के लिमिट्स कंटिन्यूटी में बड़ी बार हम यूज करेंगे इसे. इफ a इज ए रियल नंबर, a एक रियल नंबर है इस तरह से कि a एक तो नॉन नेगेटिव है, a इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो. यानी a या तो जीरो है, a जीरो हो सकता है, या a ग्रेटर देन जीरो है. a इज अ रियल नंबर सच दैट a इज आइदर जीरो और a इज ग्रेटर देन जीरो, and also a is strictly less than epsilon. It is always less than epsilon for every positive real number epsilon. Then a must be zero. फिर सुन लें, हम ये कह रहे हैं कि a या तो जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन एट द सेम टाइम फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हर पॉजिटिव रियल नंबर से ये छोटा है. अगर आप मेरे लफ्जों पे गौर करें कि a हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा है, आप देखें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. अब कोई पॉजिटिव नंबर तो ले ही नहीं सकते आप, कोई पॉजिटिव नंबर ऐसा नहीं है जो हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा हो. मसलन अगर आप कहते हैं a है, ठीक है, तो आप एप्सिलॉन a/2 ले लें, तो a/2 लेस देन एप्सिलॉन, कंट्राडिक्शन हो जाएगी. एप्सिलॉन खुद छोटा हो गया a से, ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी. ठीक है, तो अब याद रखें, ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर a जो हर रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है. बिकॉज जीरो एक ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर है जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है. कोई पॉजिटिव नंबर ऐसा नहीं है जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा हो, अदरवाइज तो वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो गया, और हम प्रूव कर चुके हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर तो कोई नहीं है. ठीक है, लिहाजा जब भी ये कैफियत होगी या अगर इक्वालिटी होल्ड कर भी जाए, इन ऑल दीज केसेस वी विल हैव a is zero. ओके, अब हम ये बात तो कर चुके हैं कि अगर दो पॉजिटिव नंबर हुए, दो पॉजिटिव रियल नंबर, उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है. बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. पॉजिटिव प्रोडक्ट के लिए दोनों का पॉजिटिव होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अगर दोनों नेगेटिव भी हों तो आप जानते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो फिर भी पॉजिटिव होता है. सो
द एक्चुअल थ्योरम इज इफ ए बी ग्रेटर देन 0 देन ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो फिर इन दो में से एक बात होगी, या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या वो दोनों नेगेटिव होंगे। इसी तरह अगर ए और बी का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि ये दो बातें नहीं होंगी। जब ये दो बातें नहीं होगी तो फिर दो ही और बातें रह जाती हैं। वो ये कि दोनों में से वो ये कि दोनों के अपोजिट साइन है, क्योंकि इन दोनों केसेस में दोनों के साइन सेम है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। ठीक है, अब प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब है कि दोनों के अपोजिट साइन है, ए नेगेटिव तो बी पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव। ओके, अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज की वजह से हम कुछ इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एग्जांपल 1 इज ए आपके पास एक सेट है x in R, 2x plus 3 is less equal to 6. Now you can easily solve this inequality and find the value of x, and similarly all others. Okay, next कुछ examples हैं। a non negative है, b non negative है, a less than strictly less than b if and only if a square strictly less than b square। यानी अगर a strictly less है b से तो a square b square के equal नहीं हो सकता, a square भी strictly less होगा b square से। Same is the case with square root। And if a is less equal to b, then a square is also less equal to b। यानी फिर इक्वालिटी इसमें भी होल्ड कर सकती है और स्क्वायर रूट में भी होल्ड कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज अ वेल नोन रिलेशन बिटवीन द ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, और ये इनके दरमियान रिलेशन है। आप जानते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उनके प्रोडक्ट का आप स्क्वायर रूट लेते हैं, और जबकि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उनका सम आप लेके उसका 2 पे डिवाइड कर देते हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन इज लेस इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और इसे आप जनरलाइज भी कर सकते हैं, ना सिर्फ दो के लिए बल्कि आप n नंबर्स के लिए भी इसे ले सकते हैं। अगर आप n नंबर्स के लिए लेंगे तो ये बन जाएगा a1 a2 a3 an, और स्क्वायर रूट क्योंकि यहाँ पे n नंबर है तो स्क्वायर रूट nth रूट में चेंज हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे सम ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाय n। सो द ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन बट फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। अच्छा, इसे आप मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द बर्नौलीज इनइक्वालिटी। ये बड़ी सिंपल है याद रखने में, इसकी एप्लीकेशंस हैं, आगे चल के कुछ सीक्वेंसेस की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करने में भी यूज होगा ये। इफ x इज ग्रेटर देन -1, x -1 से ग्रेटर है, सो दैट, क्यों ये कंडीशन लगाई, सो दैट 1 + x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ताकि 1 + x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो जाए। ओके, दिस 1 + x इज नाउ पॉजिटिव, raised to power n, where n is any natural number, then this is greater equal to 1 + nx। जस्ट कंपेयर करें बाइनोमियल सीरीज माइंड में रखते हुए कि 1 + x raised to power n is equal to 1 + nx plus n into n minus 1 over 2 factorial x के। ठीक है, रफली स्पीकिंग कि आप इसे माइंड में ही रख लें जरा, और इसकी मदद से अगर आप कंपेयर करें तो 1 + x raised to power n इसके बराबर है। दिस लेफ्ट हैंड साइड को इमेजिन करें, और राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे जस्ट 1 + nx है, बाकी टर्म्स को इग्नोर कर दिए। तो अब 1 + nx है, एक साइड पे 1 + nx में कुछ ऐड हो रहा है, सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर, 1 + nx इज प्लस this is greater than equal to 1 + nx, so 1 + x power n is greater equal to 1 + nx। इसे आप इस तरह से याद कर लें कि आप इसकी जस्ट दो टर्म्स क्योंकि ले रहे हैं, बाकी इग्नोर कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी ग्रेटर इक्वल टू 1 + nx। सेक्शन 2.1 की एक्सरसाइज है। अब आप देखिएगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से सीखेंगे। a + b = 0 मीन b = -a। ठीक है, यानी b इस वक्त रोल प्ले कर रहा है a की एडिटिव इनवर्स का। -1 × a सेम एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, minus into minus is plus, same case, minus into minus is plus, ये some sort of left distributive law with -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो आप ये से ज़रा रीड करके यहाँ से बहुत सारी बातें आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह मिसाल के तौर पे आप ये क्वेश्चन में आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन रीड करवाता हूँ ताकि एज ए रिजल्ट आप याद कर लें। इफ़ a is a real number such that a square is a,
ठीक है, फिर इसका मतलब है या तो ए 1 है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, या ए 0 है क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, इटसेल्फ होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपको कुछ रैशनल इरैशनल की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। शो दैट एक्स वाई अगर रैशनल हो तो उसका सम और प्रोडक्ट भी रैशनल होता है। इसी तरह शो दैट कि अगर एक रैशनल नंबर है दूसरा इरैशनल है, उनका जो सम है वो इरैशनल होगा। और अगर एक्स नॉन जीरो है यानी रैशनल नंबर जीरो के अलावा अगर कोई है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी इरैशनल होगा। ठीक है, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आप पढ़ें और कुछ आप वहां से अपने लिए रिजल्ट्स इकट्ठे करें। ओके, सेक्शन 2.2 ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रियल लाइफ, इन दो का एक रिलेशन है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। फर्ज करें कि आपके पास कोई भी नंबर है ए, ठीक है, या तो वो जीरो होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा जीरो। अच्छा, ये तो केस हो गया। अगर वो जीरो नहीं है, इफ ए इज नॉट जीरो, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होगा या तो ए बजाते खुद पॉजिटिव है या फिर माइनस ए पॉजिटिव है, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है? एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली एक फंक्शन है जो आर को पॉजिटिव आर पे मैप करती है, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे मैप करती है। यानी क्या होगा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिस ए पे अप्लाई होगा ना, ये उसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा ना, चाहे ए और चाहे माइनस ए, वो आंसर देगा। यानी हमेशा क्या करेगा? हमेशा उसका पॉजिटिव पार्ट लेके आएगा। सो द डेफिनेशन इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, ये जीरो रहेगा अगर ए जीरो हो, ठीक है। ये ए ही रहेगा अगर ए पॉजिटिव हो, तो जाहिर है अगर ए पॉजिटिव हुआ तो उसका पॉजिटिव पार्ट ए खुद होगा। अच्छा, अगर ए नेगेटिव हुआ, जैसे कि -2, ये ए है, ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव पार्ट क्या होगा? ये होगा -a, ये पॉजिटिव बनाएगा इसे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए मॉड हमें हमेशा आउटपुट पॉजिटिव ही देगा। अगर ए खुद पॉजिटिव है तो इटसेल्फ, ठीक है। अगर ए नेगेटिव है तो ये उसके -a आउटपुट देगा, यानी उसे पॉजिटिव बना के आउटपुट में देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे 5 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5 बिकॉज 5 पॉजिटिव था, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज ए। 0 के लिए अंडरस्टूड है, 0 ही रहेगा। -8, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8, अब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर के साथ क्या करता है? वो माइनस साइन लगा देता है ताकि पॉजिटिव हो, और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अच्छा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका ग्राफ एक कंटिन्यूअस लाइन है। दीगर प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे आगे चल के इसकी। अच्छा, अब कुछ रिजल्ट्स हैं इसके बारे में। नंबर 1, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी प्रोडक्ट is same as the absolute value of A and the absolute value of B for all A, B in R। ठीक है, यहाँ एक याद रख लें, आपके माइंड में एक रिजल्ट आता है अक्सर यहाँ पे कि A डॉट B mod is less equal to A mod या लेंथ ऑफ A into the लेंथ। और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन ये यूक्लिडियन स्पेस R स्क्वायर हो गई या Rn के अंदर ऐसा होता है कि ए बी का डॉट की जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो स्ट्रिक्टली लेस भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ए आप ले लें 1 2 और बी आप ले लें 2 -1, तो आप देखेंगे कि ए डॉट बी क्या आएगा? 2 और -2 0 हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड 0 नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी होल्ड करती है, लेकिन आर के अंदर रहते हुए कम से कम आप याद रखें कि आर के अंदर रहते हुए रियल अंदर ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है। नंबर 2, एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर लें या खाली ए का स्क्वायर लें, क्योंकि स्क्वायर लेने के बाद दोनों ने पॉजिटिव हो जाना है या नॉन नेगेटिव हो जाना है, लिहाजा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर लें या आप ए का स्क्वायर लें। यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिलेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड पे तो ए एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव है, it is equal to the absolute value of a, and on the right hand side this is simply a square root। तो याद रखें, जब आप a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो उस वक्त बड़ी एहतियात करें। मिसाल के तौर पे
आप लेते हैं 2 स्क्वायर रूट, तो आप कहते हैं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आंसर 2 आ गया। अगर यही काम आप -2 के साथ करने लगेंगे तो काम खराब हो जाएगा, या अगर आप यही स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट देंगे तो आप -2 लिख देंगे। जबकि रिजल्ट ये कहता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट हो तो उस रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर आएगा, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे हमेशा पॉजिटिव कर देगी। ठीक, अच्छा इसी तरह नेक्स्ट देख लें सी पार्ट। सी अगर नॉन नेगेटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए लेस इक्वल टू सी से क्या मुराद होगी, इससे मुराद ये होगी जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे तो यहाँ आप प्लस माइनस लगा देंगे, इसके दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा ये हो जाएगा कि ए इज लेस देन सी, दूसरा हो जाएगा माइनस ए इज लेस देन सी। तो जब आप इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज ग्रेटर देन माइनस सी। इसे कंबाइन अगर करना चाहें तो ये आएगा माइनस ए लेस देन ए लेस देन सी। So a mod less equal to c means minus a less than c। और अगर क्योंकि यहाँ इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है तो यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड करती रहेगी यूं करके। ठीक है, अच्छा the next one a lies always between the absolute value of a and minus absolute value of a। कैसे? साल के तौर फर्ज करो ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इज आल्सो 2, बट दिस इज -2। ठीक है, तो ये -2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये पॉजिटिव का 2 है। यहाँ इक्वालिटी होल्ड करेगी, यहाँ स्ट्रिक्टली लेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ए एब्सोल्यूट, तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, ये स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा। अगर ए नेगेटिव हुआ तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी और यहाँ स्ट्रिक्टली लेस आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से लेस होता है। तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू हर सूरत माइनस ए मॉड और प्लस ए मॉड के दरमियान है। इसका फायदा हमें अगले रिजल्ट्स में हो जाएगा। अब ए प्लस बी मॉड इज लेस इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड की प्रॉपर्टी आप पढ़े हुए हैं, इसको आप ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं। इसे बड़ी आसानी से अब आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी मॉड इज लेस इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड। वाई सो? आप जानते हैं कि a की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान रहेगी, इसी तरह b की वैल्यू माइनस बी मॉड से प्लस बी मॉड के दरमियान रहेगी। अब आप जरा इसको ऐड कर दें, एडिंग दीज टू वी गेट दिस, माइनस कॉमन आ जाएगा, a मॉड प्लस बी मॉड लेस इक्वल टू a प्लस b लेस इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। अब आप देखेंगे ये आपका a है, ये c है, ये माइनस c है, कंबाइन करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज लेस इक्वल टू c। तो आप ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इसे यूज करते हुए आप a माइनस बी के लिए भी इनइक्वालिटीज प्रूव कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि a माइनस बी के लिए क्या आएगा, इसका प्रूव आपको ये मिल जाएगा, a मॉड माइनस बी मॉड इज लेस इक्वल टू a माइनस बी मॉड, वेयर एज a माइनस बी इटसेल्फ इज ऑफ कोर्स लेस देन a plus b and a plus b is less than a mod plus b mod। तो आप डायरेक्टली ये इनइक्वालिटी भी यहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह आप रिडक्शन से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर 2 के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, तो आप फाइनाइट किसी भी कोई भी फाइनाइट n नंबर्स के लिए भी आप ये इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट आपके पास ये कुछ इनइक्वालिटीज हैं जो एब्सोल्यूट वैल्यू को भी इन्वॉल्व कर रही हैं, तो आप इसे अब आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रियल लाइन क्या है। रियल लाइन में आप रीजन यानी कि एक पॉइंट लेते हैं दरमियान में, वो आपके पास 0 होता है। राइट साइड पे अब आप 1, अब ये आप यूनिट डिस्टेंस तय कर लेते हैं कि ये हमारा यूनिट डिस्टेंस है 1। अब किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, वो 0 से उसका डिस्टेंस होता है। मिसाल के तौर पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज 4, अब 0 से उसका 4 यूनिट डिस्टेंस है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 दिस इज इक्वल टू +2। अब इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे ना 0 से, ये 2 यूनिट्स का है, 1 और 2। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, और अगर आप रियल लाइन पे कोई से 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहें, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इन 2 का जब डिस्टेंस लेना है आपने, डिस्टेंस ऑफ x y, तो रियल लाइन पे जो डिस्टेंस फार्मूला है वो है x माइनस वाई मॉड, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की एक ये फायदा है कि आपको रियल लाइन पे कोई से 2 पॉइंट का अगर डिस्टेंस लेना हो
तो आप उनको माइनस करते हैं, x माइनस वाई, उसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। सो एब्सोल्यूट वैल्यू गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू रियल नंबर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम बार बार यूज करेंगे कि ए नंबर इज क्लोज टू अदर, एक नंबर दूसरे के क्लोज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि उनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्स ए विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए नॉट, ये कम से कम किया जा सकता है, यानी इतना कम किया जा सकता है जितना आप करना चाहें। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे, आसान सी बात है, नेबरहुड का कॉन्सेप्ट। फर्ज करें ए एक रियल नंबर है, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, देन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए इज द सेट V, इसे आप नेबरहुड पढ़ेंगे, नेबरहुड ऑफ ए, और एप्सिलॉन को आप रेडियस पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, नेबरहुड क्या होता है कॉन्सेप्ट कि फर्ज करें ये आपका घर है, तो आप तय करते हैं कि इस तरफ इतने घर मेरे हमसाए हैं, ये मेरे हमसाए हैं। ठीक है। बाज़ कहते हैं ये पूरी गली मेरे हमसाए हैं, बाज़ कहते हैं ये साथ वाला घर जो लेफ्ट राइट है ये हमारे हमसाए हैं। ठीक है। तो ये रेडियस मुख्तलिफ हो सकता है। किसी भी पॉइंट ए का नेबरहुड क्या होता है? वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस ए से अगर लिया जाए तो वो एप्सिलॉन से कम हो, वो एप्सिलॉन नेबरहुड बनाते हैं। एप्सिलॉन नेबरहुड में वो तमाम रियल नंबर आएंगे जिनका डिस्टेंस ए से लिया जाए तो वो एप्सिलॉन से कम हो। मैथमेटिकली इसे कैसे लिखना है? The neighborhood of epsilon neighborhood of A is set of all those x such that x minus a, distance of a from x is less than epsilon. ठीक है। अच्छा, इसे अगर सॉल्व करते हैं आप तो ये बन जाएगा दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन प्लस एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ ऐड कर दें ए को, ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक्स जो है वो ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के दरमियान ये तमाम पॉइंट है। लो, इसका मतलब ये है कि नेबरहुड ऑफ ए में वो तमाम पॉइंट आएंगे जो इस ओपन इंटरवल के पॉइंट्स हैं। सो नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है। अब एप्सिलॉन आपकी मर्जी का, आप ये रेडियस जितना मर्जी कम करना चाहें कम कर सकते हैं, जितना मर्जी आप बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए। एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब है कि ए के दाएं बाएं एप्सिलॉन रेडियस के अंदर अंदर जो चीज आ रही है वो ए का नेबरहुड है। ठीक है। इसे आप कम भी कर सकते हैं, इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। अब आपका रिजल्ट नेक्स्ट, ए अगर रियल नंबर है और x क्या है, वो नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए में है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी हर नेबरहुड में है x ए की हर नेबरहुड में है। सोचें जरा आप, ये आपका है, ये आपका ए है, ठीक है, और ये एप्सिलॉन रखा तो a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, तो x यहां पड़ा हुआ। हम कह रहे हैं x a की हर नेबरहुड में है, यानी हर नेबरहुड से। अब नेबरहुड में चेंज क्या होना है? रेडियस से चेंज होना है ना, एप्सिलॉन चेंज होना है। हर एप्सिलॉन के साथ आप जो रेडियस, हर एप्सिलॉन के साथ आप जो नेबरहुड बनाएंगे x उसमें पड़ा है। अब जरा आप एप्सिलॉन को कम करते चले जाएं, x उसके अंदर पड़ा है, x उसके अंदर पड़ा है, x उसके अंदर पड़ा है, यानी ये गिवन है, यानी ये तो मैंने वैसे x यहाँ बनाया ना, ये ना समझे कि x चला गया और हम आगे निकल आए, नहीं। वो कह रहे हैं कि आप जो जितना भी छोटा रेडियस बनाएं या जितना भी बड़ा रेडियस बनाएं, ठीक है, सोचे जरा इस बात को, एप्सिलॉन जितना भी कम कर दें, जो भी नेबरहुड बनाएं ए का, x उसमें पड़ा है, इसका मतलब है भाई x a ही है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप ए के गिर्द घेरा तंग करते जा रहे हैं, एप्सिलॉन कम करते जा रहे हैं, ए के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, तंग होता जा रहा है, अल्टीमेटली वो ए पे आ पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि x a ही है, अगर वो हर नेबरहुड में है तो x a ही है। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं। u क्या है? ये आपके पास सेट है रियल नंबर्स का, such that 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है, इसका मतलब है कि ये ओपन इंटरवल है 0 1, ठीक है। अब कोई पॉइंट अगर इसका लें और एप्सिलॉन बी द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर a एंड 1 माइनस a, ठीक है, यानी आप एक नेबरहुड बनाएं a के गिर्द, और ये a कहाँ है? ये 0 1 के
दरमियान ये इंटरवल है 0 1। यहाँ पे कोई एक ए पड़ा है आपके पास और आप एक नेबरहुड बनाना चाहते हैं इसकी, मैं उसे ब्लू कर देता हूँ और उसका रेडियस क्या है, स्मॉलर ऑफ द टू, ए एंड ए माइनस ए एंड 1 माइनस ए, यानी जो डिस्टेंस लेते हैं ये देखें 1 माइनस ए ये है इनका जो डिस्टेंस है, ए और 1 का डिस्टेंस ये वाला, और ए ये है जो दोनों में से स्मॉलर है, मतलब ये स्मॉलर है इस वक्त, तो उस रेडियस का आपने इंटरवल बना देना है एक एक के। होगा क्या, होगा ये कि ये जो आप नेबरहुड बनाएंगे ये उसी के अंदर लाई करेगा, साफ ज़ाहिर है आपको नजर आ रहा है ये उसी के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जांपल कि ये नेबरहुड उसके अंदर लाई करेगा। नंबर 2, अब अगर आप क्लोज इंटरवल ले रहे हैं 0 1, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है, ये आपके पास आ गया 0, ये आपके पास एक आ गया 1 एंड फॉर एनी एप्सिलॉन, कोई एप्सिलॉन मर्जी ले लें आप, और 0 के गिर्द आप एक नेबरहुड बनाने जा रहे हैं, ये कोई भी एप्सिलॉन, फर्ज करें ये ले लिया आपने एप्सिलॉन, आपने 0 के गिर्द एक नेबरहुड बनाया, देन द नेबरहुड ऑफ 0 कंटेन्स पॉइंट्स नॉट इन आई, ये देखें इधर ऐसे पॉइंट भी, इसको आई कह रहा है यूनिट इंटरवल को। अब 0, अब देखो ना आप बात इस तरह याद रखो कि अगर आप जो पॉइंट ले रहे हैं वो बाउंड्री पे है, तो फिर उसके गिर्द जो भी आप नेबरहुड बनाएंगे ना उसमें उस सेट के, यानी ये जो सेट है ये वाला आई, इसके अलावा भी पॉइंट होंगे, यही बात यहाँ पे है कि कोई भी एप्सिलॉन लेते हैं आप, तो 0 के गिर्द जो आप नेबरहुड बनाएंगे उसमें आई के अलावा भी पॉइंट शामिल होंगे, यानी वो उसके अंदर लाई नहीं करेगा, बल्कि वो बाउंड्री पे होने का मतलब ये होगा कि उसके जो भी नेबरहुड लेंगे उसमें उससे बाहर भी पॉइंट होंगे। जबकि पिछली एग्जांपल में आपने क्या किया, आपने उसके दरमियान एक पॉइंट लिया था, उसके अंदर एक पॉइंट लिया था और एक ऐसा रेडियस बता दिया था जिससे वो नेबरहुड उसी के अंदर रहता है, बट बाउंड्री पे दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, यानी x ए के एप्सिलॉन से भी करीब है और y बी के एप्सिलॉन से करीब है, देन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा लें आप और आप साबित कर सकते हैं कि फिर जो x प्लस वाई है वो लेस देन 2 एप्सिलॉन है, यानी अगर x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, y माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन है, तो फिर x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई जैसे x ए से एप्सिलॉन से लेस डिस्टेंस पे है, y बी से एप्सिलॉन से लेस डिस्टेंस पे है, तो फिर x प्लस वाई क्या होगा, वो a प्लस बी से कितने डिस्टेंस पे होगा, लेस देन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, जस्ट बाय एडिटिव प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज 2.2 में उसी तरह आप देखें, ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मैंने आपको बता भी दिया ये वाला, कि जब a स्क्वायर रूट लें तो याद रखें नेगेटिव में आंसर ना दें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आएगा, ठीक है। ये आप इसी तरह जैसे मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में भी एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट हो जाएगी। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, क्वेश्चन आता है कि अगर के ये जो इनइक्वालिटी है, इन जनरल तो इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी का बोल्ड करती है, तो आंसर ये है कि अगर ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो या जीरो हो तो इक्वालिटी होल्ड करती है। इसी तरह एक्स वाई जेड आर में एक्स लेस इक्वल टू जेड है और वाई इनके दरमियान है, इफ एंड ओनली इफ दिस इक्वालिटी, और यहाँ भी ये इक्वालिटी की बात है, अदरवाइज लेस देन इक्वल आता था, ठीक है। तो इस तरह आप एक्सरसाइज को पढ़ें और एक्सरसाइज के अंदर से भी अपने लिए जो आप नोट्स बना रहे हैं वो आप रिजल्ट्स इकट्ठे करें, जस्ट लाइक दिस, ये आपने कर लिया है। इसी तरह आप कुछ इनइक्वालिटीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सेक्शन 2.3 कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। आप इससे पहले आप देख रहे हैं कि हम सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को लेके चल रहे हैं। दो प्रॉपर्टी डिस्कस की, एक हमने फील्ड प्रॉपर्टी डिस्कस की और आपने देखा कि ये दोनों में है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी फील्ड बना गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज, ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी दोनों में है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी ऑर्डर्ड सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर भी ऑर्डर्ड सेट है। अब हम ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं जो इन दोनों में फर्क कर देगी, जो सेट ऑफ रियल नंबर में होगी जबकि सेट ऑफ रैशनल नंबर में नहीं होगी, ठीक है। ऑलरेडी हम उसको पॉइंट आउट कर चुके हैं, उस तरफ एक स्टेप बढ़ा चुके हैं हम, और वो ये है कि हम साबित कर चुके हैं कि ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो, यानी स्क्वायर रूट 2 सेट ऑफ रियल नंबर में तो है, लेकिन ये सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर में नहीं है। इस वजह से, इन गैप्स की वजह से सेट ऑफ रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज सेट ऑफ रियल नंबर से मुख्तलिफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा,
चले, इस कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पे जाने के लिए हम एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कुछ डेफिनेशंस देंगे और फिर हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पे बात कर सकेंगे। अच्छा, ये आपके सामने कुछ डेफिनेशंस हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। अच्छा, डेफिनेशंस, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ अंडरस्टूड है कि आर सेट ऑफ आर रियल नंबर है, उस पर ऑर्डर पाया जा रहा है लेस इक्वल का, और एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी ये नॉन एम्प्टी है और ये सबसेट है आर का। एक ऐसा रियल नंबर, अब याद रखिएगा मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, एस के एलिमेंट की बात नहीं कर रहा। एक ऐसा रियल नंबर यू अगर एग्जिस्ट करता हुआ कि एस का हर एलिमेंट उससे लेस इक्वल है, यानी उससे बड़ा नहीं है, एक ऐसा रियल नंबर यू सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज लेस इक्वल टू यू, यूं कह सकते हैं ऐसा रियल नंबर यू जिससे बड़ा कोई नंबर आपके सेट में ना हो, उसे कहते हैं अपर बाउंड, और ऐसे सेट को कहते हैं बाउंडेड अबव। अच्छा, ऐसा रियल नंबर W जिससे छोटा कोई नंबर फिर आपके सेट S में ना हो, उसे कहते हैं लोअर बाउंड, और आपका सेट कहलाता है बाउंडेड बिलो। और आपका सेट बाउंडेड कब कहलाएगा? जब वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो भी हो। अगर वो खाली बाउंडेड अबव हो, बाउंडेड बिलो ना हो, तो उसे अनबाउंडेड कह सकते हैं आप। अगर वो खाली बाउंडेड बिलो हो, बाउंडेड अबव ना हो, इन जनरल उसे भी अनबाउंडेड कह सकते हैं आप। और अगर ना वो बाउंडेड बिलो हो, ना बाउंडेड अबव हो, तब भी वो अनबाउंडेड कहलाएगा। यानी बाउंडेड सिर्फ उस सूरत में कहलाएगा अगर बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम लेके मैं यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया देता चलूँ। साल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका इन्फीमम 1 है, छोटे से छोटा एलिमेंट है इसमें 1 लेकिन लार्जेस्ट कोई नहीं, अपर बाउंड भी कोई नहीं, बाउंडेड अबव नहीं है, तो इस सेट को आप बाउंडेड नहीं कह सकते। खा इसका इन्फीमम मौजूद भी हो लेकिन सुप्रीमम नहीं है, अपर बाउंड नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है, इसे आप बाउंडेड नहीं कह सकते। ठीक है, मजीद बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम ये बात आगे चल के करने लगे हैं। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एस एक सेट है, एक्स इन आर, एक्स इज लेस देन 2, इसको आप इंटरवल की फॉर्म में यूं लिखते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस 2, इस तरह से ओपन इंटरवल। ऐसा आपका ये सेट है। अब आप देख सकते हैं कि ये सेट बाउंडेड अबव है। कैसे बाउंडेड अबव है? कि 2 से बड़ा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो 2 इसका अपर बाउंड हो गया। ये रियल लाइन है, ये 2 है, 2 इसका अपर बाउंड हो गया। ठीक है, और अब अगर 2 अपर बाउंड है तो फिर 2 के राइट साइड पे जितने भी रियल नंबर है ना, ये सारे इसके अपर बाउंड हो गया। ठीक है, और ये सेट बाउंडेड अबव हो गया। लेकिन इस वक्त ये बाउंडेड बिलो नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर आपके पास नहीं है जिससे छोटा कोई नंबर इसमें ना हो। आप जो भी रियल नंबर लेंगे उससे छोटा नंबर भी इस सेट में मौजूद है, लिहाजा ये बाउंडेड बिलो नहीं है, लेकिन ये बाउंडेड अबव है। इन जनरल अगर आपसे बाउंडेडनेस पूछा जाए तो आप कहेंगे दिस इज अनबाउंडेड, इवन दो इट इज बाउंडेड अबव बट बाउंडेड बिलो नहीं है। अगर दोनों होते तो फिर इसे बाउंडेड कहते। अच्छा, कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ से अब आप देखें अपर बाउंड्स के बारे में और लोअर बाउंड्स के बारे में। एक डायग्राम बड़ी जबरदस्त ये बनी हुई है, इसकी मदद से हम अब कुछ चीजें सीखना चाहते हैं। देखें जरा, 2 डेफिनेशन और साथ लेके चलते हैं। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, और आपको नजर आ रहा है कि ये बाउंडेड भी है। इफ एस इज बाउंडेड अबव, फर्ज करें एस बाउंडेड अबव है, हाँ वो बाउंडेड बिलो ना भी होगा। ए नंबर यू, एक रियल नंबर यू, इस बाउंडेड अबव सेट का सुप्रीमम कहलाएगा अगर नंबर 1 पहली शर्त वो अपर बाउंड हो। आपको बताता चलूं कि अगर ये सेट बाउंडेड अबव है और ये इसका अपर बाउंड है, तो राइट साइड पे पड़े हुए सारे रियल नंबर इसके अपर बाउंड हैं। ऑल दीज आर अपर बाउंड्स ऑफ एस। तो एक बात तो आपने जान ली कि अपर बाउंड्स यूनिक नहीं होता, अपर बाउंड इन्फिनिटली मैनी हो सकते हैं। ठीक है, सारे इसके अपर बाउंड हैं। अब कोई भी इनमें से
सुप्रीमम कब होगा? कोई भी रियल नंबर u इस सेट का सुप्रीमम होगा अगर वो दो शराइत पूरी करे। नंबर एक, वो अपर बाउंड हो, वो इस एरिया में हो, अपर बाउंड हो। नंबर टू, अगर v कोई दूसरा अपर बाउंड हो इसके अलावा, तो u लेस इक्वल टू v हो, यानी u से बड़ा कोई अपर बाउंड, सॉरी, यानी u से छोटा कोई अपर बाउंड ना हो। u लेस इक्वल टू v फॉर एवरी अपर बाउंड ऑफ s का मतलब है कि बाकी जो भी अपर बाउंड है इसके, वो u से छोटे नहीं है, u ही सबसे छोटा है। ठीक है, इसका मतलब है कि u इज द लीस्ट अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड को आप सुप्रीमम भी कहते हैं। ठीक है, फिर से नोट कर लें, इधर सारे इसके अपर बाउंड पड़े, अपर बाउंड का सेट इनफाइनाइट है, उनमें से जो सबसे छोटा है, जिससे बड़ा कोई अपर बाउंड नहीं है, उसकी 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 बहुत सारी फजीलतें हैं। एक ये कि वो सबसे छोटा है, इससे बढ़ के ये कि वो सेट के करीब तरीन है, इससे बढ़ के ये कि वो पहला अपर बाउंड है जिसने सेट को वाकईतन अपनी पूरी फोर्स से रोका है और सेट के एलिमेंट्स को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये हमारा सुप्रीमम है। और अगली बात, ये यूनिक है, हाँ साफ जाहिर है रियल नंबर है ये, और ये यूनिक है क्योंकि इससे अलावा जो भी लेंगे नंबर, या इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा। इससे छोटा होगा तो वो सेट का एलिमेंट बन जाएगा, ये बाउंड्री पे पड़ा है। इससे बड़ा होगा तो वो सुप्रीमम नहीं रहेगा, वो सबसे छोटा नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखें। इसी तरह सेम इज द केस फॉर इनफीमम। इनफीमम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक बाउंडेड बिलो सेट। हमने एक बाउंडेड बिलो सेट ले लिया। अच्छा, ये सेट बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो कब होता है? जब उसका लोअर बाउंड्स हो, और अगर एक लोअर बाउंड है उससे छोटे सारे नंबर उसके लोअर बाउंड है। दिस इज द लोअर बाउंड्स ऑफ एस, और ये इन्फिनेटली मैनी है। कोई भी नंबर, रियल नंबर w, इसका इन्फीमम कब कहलाएगा, यानी रियल नंबर w? नंबर वन, पहली शर्त उसे ये पूरी करनी पड़ेगी कि वो लोअर बाउंड हो, w इज द लोअर बाउंड ऑफ s। दूसरी शर्त ये पूरी करनी पड़ेगी कि अगर t कोई और लोअर बाउंड है तो t इज लेस इक्वल टू w, ताकि w से बड़ा कोई लोअर बाउंड ना हो तो आप कहेंगे w ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, उसे हम इन्फीमम भी कहते हैं। अगेन नोट कर ले फर्क, लोअर बाउंड्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, इन्फीमम क्या होगा? वो यूनिक होगा, और इसकी भी वही फजीलतें हैं। नंबर वन, ये उनमें बड़ा होगा लोअर बाउंड में सबसे। नंबर टू, ये करीब तरीन होगा सेट के, लोअर, बाकी लोअर बाउंड दूर है सेट के, ये बाउंड्री पे होगा, करीब तरीन होगा, बाउंड्री पे होगा, उसका एलिमेंट भी हो सकता है, उसका एलिमेंट नहीं भी हो सकता है इसका। अच्छा, इसके अलावा ये वो पहला एलिमेंट है लोअर बाउंड में से जिसने आगे बढ़ के सेट को रोका है, इससे पीछे नहीं जाने दिया सेट के एलिमेंट्स। तो दैट्स व्हाई ये दोनों बड़े खूबसूरत किस्म के लोअर अपर बाउंड है हमारे लिए, इन्फीमम और सुप्रीमम। एक ये यूनिक है, दूसरा ये सेट के करीब तरीन है, तीसरा इन्हीं की तो सारी मेहनत है, इन्होंने ही तो सेट को बाउंड किया। ठीक है, और आगे चल के आप देखेंगे चौथी बात, या तो ये एस के अंदर मौजूद होंगे, या एस के अंदर पूरी एक बारात होगी, एक पूरा सीक्वेंस होगा जो ऐसे कन्वर्ज करेगा। इतनी ये अहम है। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ हम अपना ये कॉन्सेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आगे चल के देखते हैं हम इसे। अच्छा, अब आप कुछ ज्यादतियां करते हैं, वो नहीं करनी आपने। मैं आपको ये बड़ा जोर दे के ये बात बता रहा हूँ कि देखो बच्चों, सुप्रीमम ढूंढने के लिए हर सेट का सुप्रीमम नहीं ढूंढा जा सकता, ना होता है। सबसे पहले जरूरी है कि वो सेट जिसका आप आर के अंदर सुप्रीमम ढूंढना चाहते हैं वो नॉन एम्प्टी हो और वो बाउंडेड अबव हो, यानी उसका अपर बाउंड जरूर मिले आपको। अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी हो और वो बाउंडेड अबव भी हो, आपने तब उसके सुप्रीमम पे सवाल उठाना है, तब उसे ढूंढना है, तब उसकी बातें करनी। अदरवाइज कभी किसी एग्जाम्पल को यूं नहीं कोड करना कि वो सेट बाउंडेड अबव है ही नहीं, और आप कभी उसके सुप्रीमम की बात कर रहे हैं, कभी उसके अंदर सुप्रीमम प्रॉपर्टी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। नो, जब तक वो नॉन एम्प्टी सेट बाउंडेड अबव नहीं हो जाता आपने सुप्रीमम को नहीं छेड़ना, और जब तक वो बाउंडेड बिलो सेट, जब तक कोई नॉन एम्प्टी सेट बाउंडेड बिलो नहीं होगा, आपने अब ज्यादती करेंगे अगर आप उसके इन्फीमम का सवाल करेंगे और उसके इन्फीमम को ज़ेरे बहस लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं।
There are four possibilities for a non-empty subset S of R. कोई non-empty subset ले लिया अब आपने, चार हालतें हैं. नंबर 1, have both supremum and infimum. हो सकता है